नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग आपका सेकेंड ईयर के लिए 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और उसमें 2 फार्मूला को एक्सप्लेन कर चुके हैं। तीसरा फार्मूला जो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी में क्या प्रभाव पड़ता है, उसका माइंड फॉर्म को आज हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे और उसको विस्तार से आपको क्या करेंगे, जानकारी देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक क्या करना, आपको देखना है, मेरे साथ आपको जुड़े रहना है ताकि इस वीडियो को आपको हम समझा पाए और उसका बेनिफिट को आपको हम दिला पाए। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग का जो लास्ट टॉपिक है आर्नेस इक्वेशन का, किस प्रकार से एक्टिवेशन एनर्जी में इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट इफेक्ट होता है। इससे पहले जो भी हम लोग 2 फार्मूला बनाए थे, अब गौर कीजिएगा, हम लोग टेम्परेचर में वेरी किए थे तो रेट कांस्टेंट में वेरी हुआ था, लेकिन किसी भी प्रकार से एक्टिवेशन एनर्जी में कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, उसका वैल्यू हमारा E ही था। लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट है इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी में किस प्रकार से उसका वेरिएशन होता है, उसमें प्रभाव पड़ता है, उसको क्या करेंगे हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को आपको लास्ट तक लगे रहना है, देखना है, ठीक है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोग क्या करेंगे, थर्ड फार्मूला को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले उससे संबंधित जो एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड जो ग्राफ है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, उसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फोकस करेंगे, उसको समझेंगे कि किस प्रकार से इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी में क्या प्रभाव पड़ता है और उस ग्राफ में किस तरह से अप डाउन जो फ्लोट होता है उसको पहले समझेंगे, ठीक है। तो उसको समझने से पहले सेम उसी प्रकार जो पहले आपको जो ग्राफ बताया गया था, सेम उसी को बेस मानते हुए क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो का ग्राफ प्लॉट किए हैं, ये अलोंग एक्स एक्सिस और ये आपका अलोंग क्या बोलिए वाई एक्सिस। इससे पहले जो ग्राफ बताया गया था सेम उसी प्रकार इसको भी एक्स एक्सिस में क्या करते हैं, रिएक्शन प्रोग्रेस को क्या करते हैं, शो करते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन प्रोग्रेस में हम लोग किसको रखते हैं, रिएक्टेंट। किसको रखते हैं, रिएक्टेंट। और ये रिएक्टेंट धीरे धीरे रिएक्शन के पश्चात कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्टेंट समय के साथ साथ रिएक्शन प्रोग्रेस होते होते किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में, ठीक है। ये अलोंग क्या था, एक्स एक्सिस। सेम उसी प्रकार वाई एक्सिस में हम लोग रखते हैं किसको, एनर्जी को। किसको रखते हैं, एनर्जी। एनर्जी को रखते हैं। डाउन से अप एनर्जी क्या रहा, बोलिए इंक्रीज करता है, तो नीचे से ऊपर हमारा एनर्जी क्या है, बढ़ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इससे पहले भी जो आपको 2 ग्राफ प्लॉट कराए थे उसमें भी हम आपको बताए थे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में जितने भी रिएक्टिंग स्पेसीज यूज होते हैं, सभी मॉलिक्यूल्स में अपना नॉर्मल एनर्जी पहले से रहता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वो कभी भी जीरो में नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम लोग रिएक्टेंट स्पेसीज को एनर्जी लेते हैं तो उसको हम लोग जीरो में शो नहीं करेंगे, उसको कुछ अप में लेते हैं। हम मान के चलते हैं कि ये इसका कुछ वैल्यू है। ये जो पार्ट दिखाया जा रहा है ये एनर्जी का ग्राफ है, किसका, रिएक्टेंट का, जो उसको पहले से मिला हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये जो एनर्जी का ग्राफ है किसका, बोलिए एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अभी ये रिएक्टेंट को कहाँ पहुंचना है, प्रोडक्ट बनाना है। तो सीधी सी बात है, आपको पहले ही बताया गया था कि कोई भी रिएक्टिंग स्पेसीज जब तक थ्रेशोल्ड एनर्जी को प्राप्त नहीं कर लेता है वो प्रोडक्ट नहीं बनाता है, वो प्रोडक्ट बनाने में सक्षम नहीं होता है। तो सबसे पहले रिएक्टेंट स्पीसीज को, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को क्या करना होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी को प्राप्त करना होगा। और मान के चलते हैं ये जो ग्राफ दिखा रहे हैं
हम लोग मान के चलते हैं ये जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं ये आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी का है। ये पॉइंट आपको हम शो करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। कहने का मतलब क्या है कि जब तक इसका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी को टच नहीं करता है वो प्रोडक्ट बनाने में सक्षम नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या टारगेट है, रिएक्टेंट ऑफ एनर्जी को ऊपर लेके उठाना होगा। कहां तक लेके जाना होगा बोलिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के पास। तो इसमें गौर कीजिए, ऑलरेडी इसका एनर्जी यहां तक है। ये पे क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब इसका एनर्जी को एक्टिवेट करके उठाना होगा। कहां तक जाना होगा, थ्रेशोल्ड तक। तो इसको अभी ये डिस्टेंस कवर करने होंगे, ठीक है। तब रिएक्टेंट का एनर्जी थ्रेशोल्ड को टच करेगा और वो प्रोडक्ट बनाने में सक्षम होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि बाहर से एनर्जी का सोर्स लेते हैं और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर क्या करते हैं, अप्लाई कराते हैं। तो जैसे ही रिएक्टिंग स्पीसीज आउटर सोर्स से एनर्जी को ऑब्जर्व करता है उसका एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्योंकि अंदर में जो रिएक्टिंग स्पीसीज है वो मॉलिक्यूल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एनर्जेटिक हो जाते हैं और धीरे धीरे उसका एनर्जी क्या होता है बोलिए, इंक्रीज करता है। इंक्रीज करते करते जैसे ही थ्रेशोल्ड को टच करता है अचानक उसका एनर्जी में क्या आता बोलिए, गिरावट आता है और धीरे धीरे ये एनर्जी गिरने लगता है। और एक खास पॉइंट पर जब उसका एनर्जी को स्टेबल फील करता है तब वो क्या बनाता है, प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यू एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद अचानक एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जिस पॉइंट पर वो मॉलिक्यूल एनर्जी को स्टेबल फील करता है तब वो क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। और ये ग्राफ आपको हम पहले भी बता चुके थे, ठीक है। इसमें देखिएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए वो एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब। क्या करता है, एब्जॉर्ब। आपको बताए थे लास्ट वीडियो में। और इस पॉइंट से इस पॉइंट में आने के लिए एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। क्या होता है, रिलीज। सवाल आ रहा है क्या एब्जॉर्ब क्यों हो रहा है या रिलीज क्यों हो रहा है। और ये ग्राफ को देखिए, इससे पहले आपको बताया थे कि जब रिएक्टेंट का एनर्जी बहुत ज्यादा हमारा गिरेगा और प्रोडक्ट बनाता है तो ये पार्ट आपका होता है एनर्जी ऑफ क्या बोलिए, प्रोडक्ट। तो गौर कीजिए, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट से नीचे है। जब नीचे है तो ये रिएक्शन का ग्राफ है, आपको हम पहले बता चुके थे। ये आपका क्या है, एक्सोथर्मिक। क्या है, एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या है, ग्राफ है। अगर ये एंडोथर्मिक रहता तो ग्राफ हमारा ऊपर में ही होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एब्जॉर्ब और यहाँ क्या हो रहा है, रिलीज। इसमें एब्जॉर्ब इसलिए हो रहा है कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को बाहर से एनर्जी मिलता है तो वो एनर्जी यूज होता है किसको, बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी यूज होता है, वो एब्जॉर्ब होता है। लेकिन जैसे थ्रेशोल्ड को प्राप्त करता है उसके बाद एनर्जी क्या रहा बोले, रिलीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है और इसको टच करने के बाद अब एक्टिवेटेड जो कंपाउंड बनता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को प्राप्त करने के बाद जो एक्टिवेटेड कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड क्या करता है कि न्यू बॉन्ड बनाना स्टार्ट होता है। ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करता है और न्यू बॉन्ड क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, आपको पहले ही बता चुके हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त एनर्जी क्या होता है बोलिए, रिलीज होता है। यही कारण है कि यहां से इस पॉइंट के जाते समय एनर्जी क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट के आते वक्त एनर्जी क्या बोले, रिलीज हो रहा। तो लोग मान के चलते हैं कि रिएक्टेंट ऑफ एनर्जी से रिएक्टेंट एनर्जी से थ्रेशोल्ड तक जाने के लिए हम लोग को जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है ये आपका था एक्टिवेशन एनर्जी, जो पहले हम लोग बता चुके हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो हम रिएक्शन कराए, इस रिएक्शन कराते समय हम लोग कोई भी कैटलिस्ट का यूज नहीं किए हैं। तो लोग मान के चलते हैं कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, पहले भी हम बता चुके हैं। तो इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो इसीलिए एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट के टाइम पर हम उसको मानेंगे EA नहीं मान के क्या करते हैं, EA1 मानते हैं। तो लिख सकते हैं कि EA1 मीन एक्टिवेशन एनर्जी एब्सेंस ऑफ क्या, कैटालिस्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी आता है
ये एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है। इस वक्त हम लोग कैटलिस्ट का यूज नहीं किए थे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेम रिएक्शन में क्या करते हैं, कैटलिस्ट यूज करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसके एक्टिवेशन एनर्जी में क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा एक्चुअली कैटलिस्ट है क्या। कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल स्पीसीज है जो किसी भी केमिकल के रिएक्शन का रेट को क्या करता है, वो चेंज करता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ मैंने एक वर्ड दिया चेंज। चेंज का मतलब होता है या तो बढ़ना या तो घटना। तो कैटलिस्ट क्या करता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट को क्या करता है, चेंज करता है, लेकिन वो खुद उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब भी कैटलिस्ट का बात आता है, कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल स्पीसीज है जो सभी प्रकार के केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कराता है, मगर वो खुद उस केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है। हो सकता है किसी केमिकल रिएक्शन का रेट को वो बढ़ा देता है, किसी केमिकल रिएक्शन रेट को क्या करता है, वो घटा देता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन का रेट को इंक्रीज करता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट को क्या करता है, वो घटा देता है, उसको बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। हम लोग मान के चलते हैं कि ये जब का कैटलिस्ट यूज हुआ है ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है। अगर ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो रिएक्शन का रेट को क्या करता है, वो बढ़ा देता है। वो खुद हिस्सा नहीं लिया है लेकिन केमिकल रिएक्शन का रेट को क्या करता है, वो बढ़ा दिया। अब देखिए हम लोग जब कैटलिस्ट यूज नहीं किए थे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को प्राप्त करने के लिए इतना एनर्जी का क्या बोले आवश्यकता हुआ, EA1। व्हाट इज EA1? एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ क्या बोलिए कैटलिस्ट। देख लीजिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एनर्जी का क्या हुआ, रिक्वायरमेंट हुआ। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, कैटलिस्ट यूज करते हैं, उस कैटलिस्ट के प्रभाव के कारण डायरेक्ट असर पड़ता है एक्टिवेशन एनर्जी में। क्योंकि देखिए ग्राफ इसका कैसे बन रहा है, अब देखिए जब हम लोग कैटलिस्ट यूज नहीं किए थे उस समय एक्टिवेशन एनर्जी उसको क्या किया, उठाते गया इस पॉइंट पर थ्रेशोल्ड को प्राप्त करता है और वो प्रोडक्ट बनाने में क्या होता है, सक्षम होता है, क्या करता है, प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, कैटलिस्ट को यूज करते हैं, हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट से क्या करता है, वो रिएक्शन क्या रहा है, वो बेक आ रहा है। क्या कर रहा है, वो बेक आ रहा है। बेक आने का मतलब है कि वो यहाँ इस पॉइंट पर वो थ्रेशोल्ड को प्राप्त कर लिया और वो क्या कर रहा है, नीचे उतर रहा है। क्या कर रहा है, वो रिएक्शन क्या करता है, वो नीचे उतरता है और इस जगह पर वो प्रोडक्ट बनाता है। जबकि आपको पहले ही बताए थे कि जब तक कोई भी केमिकल रिएक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी को प्राप्त नहीं करता है वो प्रोडक्ट नहीं बनाता है। तो फिर यहाँ पर कैसे इस पॉइंट से वो रिटर्न आके प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, विदाउट कैटलिस्ट इस पॉइंट पे थ्रेशोल्ड को प्राप्त करता है, लेकिन जैसे हम लोग कैटलिस्ट देते हैं उसका रिएक्शन का रेट क्या करता है, वो बढ़ जाता है और वो बहुत पहले ही क्या करता है, थ्रेशोल्ड को प्राप्त करता है। कहने का मतलब जिस पॉइंट से इसका एनर्जी डिक्रीज होता है उसी पॉइंट पर वो थ्रेशोल्ड को वो रिएक्टिंग स्पीसीज क्या करता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या करता है, वो प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण इस पॉइंट से क्या करता है, अपना एनर्जी को लूज करता है और प्रोडक्ट बनाने में सक्षम होता है। अब इसको यहां तक जाने का कोई दरकार नहीं है। तो आप सोचिए ये जो पॉइंट है यहां से लेकर के यहां तक ये भी एक्टिवेशन एनर्जी है और इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ये भी क्या बोलिए एक्टिवेशन एनर्जी है। लेकिन ये पॉइंट से इस पॉइंट तक जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हमारा होता है EA2। ध्यान दीजिएगा, और यही EA2 है एक्टिवेशन एनर्जी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इसमें क्लियर पता चल जा रहा है कि जब हम कैटलिस्ट का यूज नहीं किए थे उसका एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ क्या था, बोलिए बड़ा था। लेकिन जैसे ही कैटलिस्ट का यूज करते हैं उसका रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, वो बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप वो बहुत जल्दी थ्रेशोल्ड एनर्जी को प्राप्त कर लेता है और वो प्रोडक्ट बनाने में क्या करता है, वो सक्षम हो जाता है। इसलिए ये जो एनर्जी का पार्ट है ये हमारा है एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन ध्यान दीजिएगा कैसा एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी प्रेजेंस ऑफ क्या बोलिए कैटलिस्ट। इसीलिए इसका ग्राफ हमारा देखिए, इसका कर्व जो देख लीजिए क्या कहता है, छोटा पड़ जाता है। इसका मतलब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी इसका मतलब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट बड़ा है इसके तुलना में एक्टिवेशन एनर्जी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। दैट मीन EA2 क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट।
तो ध्यान दीजिएगा कि हियर EA1 बड़ा है EA2 से। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देख लीजिए इस ग्राफ को, इसमें क्लियर कराया गया है कि एक्टिवेशन एनर्जी किस प्रकार से एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या करता है, वेरी करता है। जब हम लोग कैटलिस्ट का यूज नहीं किए थे उस समय एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ देखिए कितना हाइट पे था। जैसे हम लोग क्या करते हैं कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ देखिए नीचे डाउन आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी का हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। कैसे वेरी कर सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट हमेशा ज्यादा होता है, इससे बोलिए प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट होना चाहिए जो रिएक्शन का रेट को क्या कर रहा हो, बढ़ा रहा हो। उस कंडीशन में EA1 बड़ा होगा EA2 से। तो मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा पार्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी हमारा तीसरा जो फॉर्मूला है जो आपका छूटा हुआ है उसको क्या करेंगे हम लोग अभी प्रूफ करेंगे, ठीक है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग का जो लास्ट टॉपिक है जिसको हम लोग अभी तक प्रूफ नहीं किए थे, लास्ट आर्नियस इक्वेशन का जो लास्ट फार्मूला जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि log K2 बाय K1 इक्वल टू EA1 माइनस EA2 डिवाइड बाई 2.303 इंटू RT। हम लोग ये अंतिम फार्मूला को जो आर्नियस डिराइव किए थे उसको आज हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। और इससे पहले चूंकि ये फार्मूला को बेटर तरीके से समझ में आए, ऑलरेडी हम आपको पहले बता दे चुके हैं कि किस प्रकार से एक्टिवेशन एनर्जी में इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट वेरी करता है। उसी को बेस मानते हुए क्या करेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि ये फार्मूला आपको बेहतरीन ढंग से क्या करा सकें, हम आपको समझा सकें, ठीक है। तो इस फार्मूला को प्रूफ करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी आर्नियस इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। वी हैव फ्रॉम आर्नियस इक्वेशन। ध्यान दीजिए बच्चों हमारे पास ऑलरेडी एक फार्मूला प्रूफ किया गया था। देखिए क्या है, log K इक्वल टू log A माइनस A बाय 2.303 इंटू RT। इसको क्या करते हैं हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं और इसी इक्वेशन 1 को डिफरेंट कंडीशंस पे क्या करते हैं, डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा इससे पहले जो हम लोग दो फार्मूला को प्रूफ किए थे उसमें एक्टिवेशन एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं लाए थे। उसमें चेंजेस क्या था, रेट कांस्टेंट था और टेम्परेचर था। कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंट टेम्परेचर में रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या हुआ था, चेंज हुआ था। लेकिन आज हम लोग फार्मूला प्रूफ करने वाले हैं इसमें टेम्परेचर में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं रखेंगे। दैट मीन द होल प्रोसेस एग्जिस्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन यहां पर चेंजेस क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी में प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी में डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है और उसके चलते उसका सीधा असर कहां पर पड़ता है, बोलिए रेट कांस्टेंट पर पड़ता है। लेकिन टेम्परेचर पे कोई भी उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए बच्चों एट एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट हम क्या किए, जब कैटलिस्ट को यूज नहीं किए हैं उस समय हमारा जो क्वेश्चन 1 को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए log K1 इक्वल टू log A माइनस EA1 बाय 2.303 इंटू RT। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 से एक चीज क्लियर प्रूफ हो जाता है कि जब एक्टिवेशन एनर्जी में EA1 चेंज हुआ तो उसका डायरेक्ट प्रभाव किससे पड़ता है, बोलिए रेट कांस्टेंट पर क्या पड़ता है, K1। ध्यान रहे हमारा तापमान पे कोई चेंजेस
नहीं होता। ये जो फॉर्मूला आया है ये क्लियर साबित करता है कि एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, जब हम लोग कैटलिस्ट का यूज नहीं किए हैं तो उस समय जो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है उसको हम लोग क्या माने हैं EA1, और उस समय रेट कांस्टेंट को क्या माने हैं K1, और उस वक्त हमारा फॉर्मूला डिराइव होता है log K1 इक्वल टू log A माइनस EA1 बाय 2.303 इंटू क्या है RT। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, इसी फॉर्म को क्या करते हैं, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, तो उस वक्त भी हमारा चेंजेस कहां पर होगा बोलिए, एक्टिवेशन एनर्जी में, और उसका सीधा प्रभाव कहां पड़ेगा, रेट कांस्टेंट पर, लेकिन टेम्परेचर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग टेम्परेचर को क्या किए हैं, कांस्टेंट लिए हैं, टेम्परेचर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किए हैं। उस समय हमारा जो फॉर्मूला बनता है देखिए, एट प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, इक्वेशन 1 को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, log K के जगह पर लिखेंगे log K2, log A में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, EA1 के जगह पर क्या लिखे EA2 2.303 इंटू RT। कहने का मतलब क्या है, देख लीजिए, EA1 किस केस में लिए, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, EA2 किस केस में लिए, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 डील करते हैं और इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, जब हम लोग इक्वेशन 3 को क्या करते हैं, 2 से माइनस करते हैं, तो हम लोग को क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी पार्ट है उसको LHS को LHS के साथ ही माइनस करते हैं और RHS को RHS के साथ क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तब हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, देखिए लेफ्ट में क्या है, log K2, क्योंकि 3 माइनस 2 करते हैं तो log K2 माइनस log K1 इक्वल टू, अब राइट साइड में क्या है देखिए, log A माइनस EA2 डिवाइड बाय 2.303 इंटू RT माइनस log A माइनस EA1 बाय 2.303 इंटू RT। ठीक है बच्चों, अब आप लोग देखिए कि पहले भी इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कर चुके थे, log K2 माइनस log K1 आपको इंडिकेट करता है कि log A माइनस B फॉर्म में, और log A माइनस log B जो फॉर्म होता है log A बाय B होता है। तो यहाँ पर देखिए log K2 माइनस log K1 का जगह पर हम लिख सकते हैं कि log K2 बाय K1। ठीक है बच्चों, अब आता है हमारा राइट साइड को जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है log A माइनस EA2 बाय 2.303 इंटू RT माइनस log A प्लस माइनस माइनस प्लस ये बाय 2.303 इंटू RT। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखिए बच्चों, प्लस log A और माइनस log A कैंसिल हो जाता है, तो अब हमारे पास सिर्फ बचता है माइनस EA2 बाय 2.303 प्लस EA1 बाय 2.303 इंटू क्या है RT। उसको सुविधाजनक जब हम सॉल्व करते हैं log K2 बाय K1 इक्वल टू, पॉजिटिव पार्ट को अगर आगे लिखते हैं तो क्या आएगा, EA1 माइनस EA1 डिवाइड बाय 2.303 इंटू RT माइनस EA2 डिवाइड बाय 2.303 इंटू क्या है RT। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब उसके बाद जब सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है log K2 बाय K1 इक्वल टू, दोनों में देखिएगा नीचे का जो पार्ट है दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो सेम है, तो क्या आएगा 2.303 इंटू RT, ऊपर में कहा जाता है EA1 माइनस EA2, और ये आपका बनता है इक्वेशन नंबर 4। और इसी फॉर्मूला को हम लोग को प्रूफ करना था। तो मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिए कि किस प्रकार से हम लोग log K2 बाय K1 इक्वल टू EA1 माइनस EA2 अपॉन 2.303 इंटू RT को क्या किए, प्रूफ किए। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ दो
दो इक्वेशन को डेवलप करना पड़ा बाय यूजिंग आर्नेस्ट इक्वेशन इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और उसी दोनों इक्वेशन को हम लोग यूज करते हुए हम लोग फाइनली प्रूफ करते हैं कि log K2 by K1 इक्वल टू EA1 माइनस EA2 अपॉन 2.303 इंटू क्या बोलिए RT। तो ये था हमारा आर्नेस्ट इक्वेशन का थर्ड फार्मूला। तो अभी तक हम लोग 3 से 4 फार्मूला को डिराइव कर चुके हैं और इसी फार्मूला को बेस मानते हुए हम लोग आगे हार्ड से हार्ड, इजी से इजी सभी प्रकार के आर्नेस्ट इक्वेशन से संबंधित न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा रखता हूं ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बाद हम लोग फिर से नए वीडियो में आएंगे, नए वीडियो को क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। हम आपके साथ हमेशा जुड़े हुए रहेंगे, आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिएगा। मेरा एक ही टारगेट है कि अधिक से अधिक वीडियो को इजी लैंग्वेज में एकदम सामान्य भाषा में प्रदर्शित करते हुए आपको समझाना और सिखाना।